HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। उषा तो बिल्कुल तिलमिला उठी। उसने विष्णु पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस वालों से कहा कि उसने मेरा रेप किया, वह भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल इसने मेरा रेप किया, मुझे इस्तेमाल किया। ये तो खुद एक शादीशुदा था, उसके बाद भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप किया और मुझे शराब भी पिलाता था। ये सब सुन उषा के मुंह से विष्णु एकदम शर्म से पानी पानी हो गया और अपने किए पर बुरी तरह से पछताने लगा। काश मैं ऐसी चौक चांदनी में ना फंसा होता और साधारण जीवन बिताता तो आज मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और मेरी इज्जत की अर्थियां अलग से निकल गई। उषा ने अपना केस वापस लेने के लिए पूरे 50 लाख की मांग की थी। उसको तो सिर्फ पैसों से मतलब था। विष्णु ने अपना एक फ्लैट बेचकर इस केस को रफा दफा किया और अपने पापा के सामने उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, जो आपने मेरे लिए चुना था वह सबसे अच्छा था। मैं ही कीचड़ में गिर पड़ा, दाग तो लगना ही था। मेरी कहानी कुछ इस तरह थी। आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद मेरी कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये थी मेरी कहानी। रागिनी एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास परिवार की एक लड़की थी। रागिनी के पिता महेश एक स्टील कंपनी में मैनेजर पद पर थे। रागिनी का कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगे। एक दिन महेश के खास बचपन के दोस्त दिनेश ने अपने बेटे विष्णु के लिए रागिनी का हाथ मांगा। ये सुन महेश खुश भी हुआ और चिंतित भी हुआ, क्योंकि दिनेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और विदेश में रहता था, पर विष्णु दुबई में रहकर इंडिया का बिजनेस संभाल रहा था। दिनेश और उसकी पत्नी पूनम के बार बार कहने और विश्वास दिलाने पर महेश शादी के लिए राजी हो गया। रागिनी 1-2 बार पहले दिनेश और पूनम से मिली थी, इसलिए वह इस रिश्ते से खुश थी। उसने इंस्टाग्राम पर विष्णु की तस्वीरें देखी थी। विष्णु बेहद ही स्मार्ट और अमीर लग रहा था। जल्दी ही दिनेश और पूनम इंडिया आ गए और विष्णु के साथ रागिनी के घर गए। कुछ देर विष्णु और रागिनी ने बातें की। विष्णु और रागिनी की शादी की तारीख तय हो गई, पर रागिनी से मिलने के बाद विष्णु ने रागिनी से ना तो फोन पर बात की और ना ही उससे मिलने आया। हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाता रहा। रागिनी और विष्णु की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद रागिनी दुबई आ गई। सुहाग रात के लिए विष्णु ने बड़े ही आलीशान होटल में एक रूम ले रखा था। उस रूम में रागिनी को अकेला छोड़ विष्णु कहीं चला गया। रागिनी उसका रास्ता देखने लगी। कुछ देर के बाद विष्णु लौटा। उसके पास से शराब की स्मेल आ रही थी। रागिनी ने पूछा, क्या आपने ड्रिंक की? विष्णु ने कहा कि शादी की खुशी खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांगी तो थोड़ी पी ली। विष्णु उसके पास आकर बैठ गया और उसे छूने लगा। रागिनी से स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए रागिनी ने कहा, आप अभी सो जाइए, आप होश में नहीं हैं। ये सुन विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया और रागिनी को छूना जारी रखा। रागिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने विष्णु का हाथ हटा दिया। इस पर विष्णु को गुस्सा आया और वह जबरदस्ती करने लगा। फिर कुछ देर के बाद विष्णु गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। विष्णु के जाने के बाद रागिनी उदास सी बैठी रही और आंसू बहाती रही। पूरी रात सो न सकी। सोचने लगी, किसी से कह भी नहीं सकती सुहागरात की पीड़ा कि उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया। सुबह 3 बजे के आसपास आहट हुई। देखा तो विष्णु आ गया था। आकर वह रागिनी के पास बैठा और बोला, सॉरी, मुझे कल रात ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह नशे में मुझसे ये सब हो गया। तुम घर में किसी से कुछ मत कहना। चलो रेडी हो जाओ अच्छे से, हम नाश्ता करने चलते हैं। विष्णु की बातें सुनकर रागिनी ने सोचा, शायद कल शराब के नशे में विष्णु ने वो सब किया होगा और किसी से ये बात कह भी नहीं सकती। गलती मेरी ही थी। मुझे विष्णु को नहीं रोकना चाहिए था। अभी नई नई शादी हुई है। मुझे ये सब बातें मम्मी पापा को बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए रागिनी भी अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार हो गई। विष्णु भी तैयार होकर गया। दोनों साथ नाश्ता करने लगे। विष्णु ने रागिनी से थोड़ी बहुत बातें भी की। फिर कुछ ही देर में पूनम और दिनेश भी वहां आ गए। बेटे बहू को साथ देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर के बाद वे चारों घर आ गए। दुबई जैसे बड़े शहर के पॉश इलाके में बड़ा सा फ्लैट, कई कीमती सामान से सजा हुए, सब रागिनी ने पहली बार देखा था। घर पर थोड़े बहुत मेहमान थे। पूनम ने सारी रस्में पूरी की। अंगूठी ढूंढने वाले खेल में कई बार विष्णु ने रागिनी का हाथ भी पकड़ा। रागिनी विष्णु के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। रात हो गई। रागिनी अपने कमरे में थी। कुछ देर में विष्णु भी आ गया। आज विष्णु नशे में नहीं था। आते ही रागिनी के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सॉरी, कल रात के लिए जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। क्या हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? ये सुन रागिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई।
विष्णु ने उसे बाहों में भर लिया, उसे हीरो का हार भी गिफ्ट दिया, उससे कुछ देर बात भी की। फिर कब रागिनी और विष्णु फिर एक हो गए रागिनी को पता नहीं चला। पति का प्यार पाकर रागिनी कल रात वाली बात भूल गई। अगले दिन रागिनी की आंख देर से खुली। रागिनी तैयार होकर हॉल में गई, देखा तो विष्णु डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। पूनम ने कहा, आओ बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। रागिनी नाश्ता करने लगी, तभी पूनम ने कहा, ये अंडा का भुजी विष्णु का पसंदीदा है, खाकर देखो। इतने में विष्णु ने भुजी का एक चम्मच रागिनी के मुंह में ठूस दिया। रागिनी दौड़ते हुए वॉश बेसिन के पास गई और उल्टियां करने लगी। उसे ये देख विष्णु चिढ़ गया, बोला, मम्मी कैसी लड़की है ये। पूनम ने रागिनी को पानी दिया और फिर रागिनी ने कहा, मैं अंडा नहीं खाती, मुझे उसे छूना तक पसंद नहीं। ये सुन विष्णु का मुंह बन गया। विष्णु की जीवन शैली के मॉडर्न तौर तरीके देख रागिनी थोड़ा घबरा गई थी, पर 2-3 दिन में वह थोड़ा बहुत विष्णु को समझने लगी थी। विष्णु को बिजनेस का कुछ काम था और दिनेश पूनम को विदेश जाना था, इसलिए विष्णु ने हनीमून पर जाने का प्लान कुछ दिनों के बाद बनाया था। 21-22 दिन बहुत ही अच्छे बीते। दिनेश पूनम विदेश चले गए। उनके विदेश जाने के बाद विष्णु का व्यवहार बदल गया। विष्णु अपने माता पिता के सामने कुछ और ही था। विष्णु सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता और रात को देर रात तक घर नहीं आता। रागिनी के पूछने पर कहता, काम है, काम नहीं करूंगा क्या। रागिनी दुबई जैसे शहर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। एक फोन ही साधन था बस अपने माता पिता से बात करने का। वह अपने मन का दर्द भी उनको नहीं बता पाती थी, क्योंकि उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। हर समय विष्णु का दिल जीतने का प्रयास करती, पर जल्दबाजी में अधिकतर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को विष्णु घर जल्दी आ गया और बोला, रागिनी तैयार हो जाओ, आज मैंने पार्टी रखी है जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त होंगे और जरा ढंग से तैयार होना। रागिनी विष्णु के साथ आज पहली बार घर से बाहर पार्टी में जा रही थी, इस वजह से वह खुश होकर सज धज कर तैयार हुई। उसे देख विष्णु ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा, ये क्या गंवारों की तरह साड़ी पहन ली, कुछ वेस्टर्न पहनती अच्छा लगता। इस पर रागिनी ने कहा, आप तो जानते हैं मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पार्टी में उसके दोस्त मनोज और रोहन तो रागिनी की सुंदरता पर मर मिटे थे। मनोज ने हाथ मिलाने को हाथ पकड़ा तो पकड़े ही रह गया। रागिनी ने जबरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुड़ाया। मनोज नशे में धुत था, वह रागिनी को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। रागिनी के मना करते ही विष्णु सबके सामने नाराज हो गया, बोला, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है, डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कोने में जाकर बैठ गई थी। वहां मनोज की पत्नी सीमा बैठी हुई थी। सीमा को भी इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं थी। विष्णु के 2-3 दोस्तों और उनकी पत्नियों ने जी भरकर बोतलें खाली की। फिर किसी को होश ही नहीं रहा कौन किसके बाहों में थिरक रहा है। सब नशे में डूबे हुए थे। रागिनी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। विष्णु को नशे में धुत देख रागिनी परेशान हो गई थी। जैसे तैसे विष्णु को घर लाई। उसके बाद रागिनी ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में न जाने की कसम खा ली थी। विष्णु जब भी रागिनी को पार्टी में जाने को कहता तो वह साफ मना कर देती। इस पर विष्णु इनकार पर चिढ़ जाता। विष्णु अब रागिनी के साथ जबरदस्ती भी करने लगा था। उसे जब जब मॉडर्न कपड़े पहनने को कहता या किसी पार्टी में जाने को कहता था, वह साफ मना कर देती थी। एक बार रागिनी और विष्णु में झगड़ा भी हुआ। तब विष्णु ने गुस्से में कहा, वह तो तुम जैसी देहाती लड़की को मैं कभी भी अपनी पत्नी नहीं बनाता, पर क्या करूं, पापा ने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी विष्णु से ही होगी और मैं अपने पिता से बचपन से ही डरता हूँ। एक शब्द भी नहीं कह सका। देहाती औरत, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। अब रागिनी बहुत परेशान और उदास रहने लगी थी। सोचने लगी कि अब उसे सब कुछ अपने माता पिता को बता देना चाहिए। उसे सुहाग रात वाले दिन की घटना जब जब याद आने लगती और मन पीड़ा से भर जाता, सोचती काश वह घटना मैंने अपने सास ससुर और अपने माता पिता को उसी समय बता देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रागिनी ने निर्णय ले लिया था, अब वो विष्णु के साथ नहीं रहेगी। पर रागिनी को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को बताने पर पता चला वह गर्भवती है। ये सुन रागिनी और परेशान हो गई। अब क्या करे, एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ उससे उसका बाप कैसे छीन लूं। वह सोचने लगी शायद बच्चे के आने से विष्णु बदल जाए और गर्भवती होने की बात सुन विष्णु खुश हुआ। कुछ महीनों के लिए रागिनी के सास ससुर भी उसके पास रहने आ गए। विष्णु रागिनी का बहुत ख्याल रखने लगा। फिर कुछ समय के बाद रागिनी मायके चली गई और सास ससुर विदेश। विष्णु भी फोन पर रागिनी का हालचाल पूछ लेता। रागिनी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर विष्णु उससे मिलने भी आया और बेटे को गोद में उठाया, उसे प्यार भी किया। फिर कुछ समय के बाद रागिनी वापस दुबई आ गई।
कुछ दिनों के लिए रागिनी के सास ससुर भी रहने के लिए आ गए थे। रागिनी के पास विष्णु ने बेटे जोनी की देखभाल के लिए काम वाली बरखा को रख लिया। रागिनी को लगने लगा था विष्णु बदल गया है। सास ससुर के जाने के 2 दिन के बाद विष्णु ने रागिनी से कहा, शाम को 8 बजे तैयार रहना, आज रोहन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें लेकर आने को कहा है। ये कहकर वह ऑफिस चला गया, लेकिन रागिनी के लिए वहां जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि जोनी को बुखार था। फिर उसे विष्णु के दोस्त पसंद भी नहीं थे। शराब पीकर डांस करना और भद्दे भद्दे मजाक करना, इस तरह की पार्टियों से रागिनी कोसों दूर रहा करती थी। शाम 8 बजे आते ही विष्णु ने रागिनी को देखा और कहा, तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कहकर गया था रागिनी, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई? रागिनी ने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगी, जोनी को बुखार है। ये सुन विष्णु नाराज होकर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण विष्णु दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक पैक लेकर कोने के एक टेबल पर चुपचाप बैठ गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कैसी देहाती औरत उसके पिता ने उसके पल्ले बांध दी। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था। एक सुंदर औरत पर उसकी नजर पड़ी। वह कुछ पलों तक उसको अपलक निहारता रह गया। विष्णु की निगाहें उस औरत से एक पल को मिल गई तो उसने एक घूंट में ही बड़ा पैक खाली कर दिया। वह औरत भी अकेली बैठी विष्णु की ओर देख रही थी। अचानक वह औरत उठी और विष्णु के पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोली, हाय माई सेल्फ उषा। उसकी सुंदरता में खोए विष्णु को सब सपना सा लग रहा था, लेकिन वह भी बोला, हेलो माई सेल्फ विष्णु। दोनों में दोस्ती होते देर नहीं लगी। विष्णु उसकी सुंदरता पर मर मिटा था तो उषा विष्णु की जवानी और अमीरी पर। उन दोनों ने ड्रिंक और डांस का अच्छी तरह से लुत्फ उठाया। फोन नंबर एक्सचेंज हुए और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। विष्णु सब कुछ भूलकर उषा के प्यार में खो गया। वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर से कई दिनों तक गायब रहने लगा। दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बन चुका था, इसलिए विष्णु उसके नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर, कभी गार्डन, कभी मॉल में घूमते। रागिनी को विष्णु के गायब रहने और व्यवहार पर शक होने लगा था। वह कभी कभी विष्णु से सो जाने के बाद फोन कॉल और SMS चेक करती, परंतु चालाक विष्णु पत्नी के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को अचानक विष्णु ने कहा, रागिनी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ विदेश से क्लाइंट आया है, उसके साथ मेरी मीटिंग है, मुझे वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। रागिनी ने विष्णु को शक की नजर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, सिर्फ धीमी आवाज में बाय कह दिया। बाद में उसने विष्णु की सेक्रेटरी को फोन किया तो पता चला विष्णु ने अपनी सेक्रेटरी से कहा है वो वेकेशन पर फैमिली के साथ जा रहा है। इधर विष्णु प्लेन की सीट पर बैठते ही उषा के सपनों में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह उषा के खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उधर उषा थी। वो बोली, जानू मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, मेरी फ्लाइट में अभी समय है। विष्णु ने सावधानी बरतने के कारण दोनों की अलग अलग फ्लाइट बुक करवाई थी। कुछ देर के बाद दोनों हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिले। वहां से दोनों होटल पहुंच गए। उषा ने विष्णु से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे यूज करके फिर अपनी पत्नी के पास तो नहीं लौट जाओगे? विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो खुद उस देहाती के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जिसे न उठने, न बैठने, न पहनने, न ओढ़ने की तमीज है और न ही हाई क्लास सोसाइटी में रहने का ढंग। वह तो मैं अपने पिता के कारण उसे झेल रहा हूँ बस, पर अब नहीं। अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, जल्दी ही उसे तलाक देने की बात अपने माता पिता से करूंगा। ये सुन उषा ने उसे बाहों में भर लिया। फिर कुछ देर के बाद एक ब्रेसलेट अपने पर्स में से निकाल कर बोली, डियर ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है, जो ये हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ब्रेसलेट पहनकर विष्णु सोचने लगा, उसे भी उषा के लिए कुछ खरीदना चाहिए। बदले में विष्णु ने उषा को हीरे का हार दिया। विष्णु और उषा शाम को पक गए। वहां उषा सहजता से एक के बाद एक पैक चढ़ाती रही, साथ ही विष्णु को भी पिलाती रही। दोनों मदहोशी में थे और गद्य नशे में डूब चुके थे। होटल से लौटने पर विष्णु अपने फोन पर कुछ कर रहा था कि उषा ने उसके हाथ से फोन खींचकर कहा, मुझ जैसी हसीना के होते हुए फोन से खेल रहे हो? फिर वह उसके और करीब आकर बोली, मुझे एक लंबे इंतजार के बाद तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिला। तुम अपनी पत्नी से कब तलाक लोगे? बहुत हो गई लुका छिपी, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। विष्णु ने पूछा, उषा आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया? उषा ने कहा, नहीं मैं सिंगल हूँ, आज तक किसी पर दिल नहीं आया, पर तुम्हें देखते ही मुझे न जाने क्या हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया भूल गई, हर समय तुम्हारे ख्वाब में खोई रहती हूँ, ऑफिस के काम में भी मेरा मन नहीं लगता। ये सब कहते कहते उषा ने विष्णु के होठों को चूम लिया। फिर दोनों सो गए।
2 दिन के बाद हैदराबाद से विष्णु वापस लौट आया, पर उषा ने कहा उसे हैदराबाद में कुछ काम है, इसलिए वह 2 दिन के बाद जाएगी। विष्णु सुबह जब घर पहुंचा, फिर ही कुछ देर के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। रागिनी ने चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। विष्णु हड़बड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कप में चाय देखते ही चिल्लाया, देहाती औरत, 2 साल हो गए शादी को, जब तुझे पता है कि मैं इस तरह की चाय नहीं पीता तो क्यों बनाती हो? रागिनी ने कहा, रुको, मैं आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ। घर से इस तरह चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। विष्णु ने रागिनी को अपने सामने से हटाने के लिए धक्का दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। रागिनी का माथा टेबल के कोने से टकरा गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। फिर खुद ही उसने चोट पर दवा लगाई और लेटकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। वह कब तक इस तरह से अपमानित अपने बच्चे के भविष्य के लिए जीती रहेगी? उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में गंभीरता पूर्वक होकर सोचना पड़ेगा। उस पर अब हाथ भी उठाने लगा। आखिर वह कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी? रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि विष्णु आजकल कहाँ व्यस्त है। पहले दोस्त और शराब में लगा रहता था, अब उनको भी छोड़ दिया तो कहाँ किसके साथ रहता है? ये जानने के लिए उसने एक जासूस एजेंसी से बात की। एक दिन रागिनी ने विष्णु से कहा, देखो विष्णु, मैं जानती हूँ आपका जीने का ये तरीका मुझे पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं। आपको मैं एक देहाती पत्नी लगती हूँ, इसलिए अच्छा यही है हम दोनों अलग हो जाएं। ये सुन विष्णु मन ही मन में खुश होता हुआ बोला, तुम ठीक कह रही हो रागिनी, मैं भी ये बात तुम्हें कहना चाहता था। रागिनी ने आगे से कहा, आज आपने सारी सीमाएं तोड़ दी है मुझ पर हाथ उठाकर। यदि जोनी ना हुआ होता तो मैं बहुत पहले ही ये घर छोड़ चुकी होती। वह तो जोनी के कारण ही इतना समय तक मैं ये अत्याचार झेल रही थी। इतने दिन मैं चुप और शांत इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे, लेकिन आपने तो नहीं सुधरने की कसम खा ली है। काश उस दिन सुहागरात की पीड़ा झेलने के बाद मैंने ये कदम उठा लिया होता तो अच्छा ही होता। रागिनी की बात सुनकर विष्णु चुपचाप कमरे में चला गया। दोनों में बोलचाल बंद हो गई। घर में शांति छा गई। रागिनी को डिटेक्टिव एजेंसी वालों से विष्णु और उषा के रिश्ते की बात पता चल गई। उन्होंने सबूत के तौर पर रागिनी को सीडी भी दी। रागिनी ने विष्णु के घर के गायब रहने का राज पता चल गया। रागिनी ने सोच लिया था वह जल्द ही अपने माता पिता और सास ससुर से बात करेगी, पर अगले ही दिन विष्णु की मम्मी का फोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए तुम दोनों तुरंत विदेश आ जाओ। परिस्थिति को देख रागिनी और विष्णु के साथ विदेश चली गई। 1 हफ्ते बाद विष्णु के पिता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, पर उषा के प्यार में डूबे विष्णु को चैन नहीं मिल रहा था और उस समय माता पिता से बात भी करनी उचित नहीं थी, इसलिए उसने वापस दुबई आने का सोचा। पर पूनम ने कहा, कुछ दिनों के लिए रागिनी और जोनी को यहीं छोड़ जाओ। रागिनी और जोनी को छोड़कर विष्णु वापस अपने काम पर चला गया। रागिनी के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने से पूनम को शक हुआ। उसने रागिनी से पूछा, रागिनी, तुम्हारे और विष्णु के बीच सब ठीक तो है ना? रागिनी कहना तो चाहती थी, पर अपने ससुर जी की तबीयत को देखकर बोली, जी मम्मी जी, सब ठीक है। पूनम ने पूछा, पर विष्णु तो तुम्हें फोन भी नहीं करता, दिल्ली जाने के बाद याद तक नहीं करता। रागिनी ने बात बनाते हुए कहा, विष्णु काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं कर सके होंगे। पूनम ने कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो रागिनी। सच सच कहो, मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सुन रागिनी अपने को रोक न पाई तो एकदम रो पड़ी और बोली, मम्मी जी, मैं विष्णु से तलाक लेना चाहती हूँ और विष्णु भी यही चाहते हैं। मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती। 2 साल में बड़े ही मुश्किल से काटे हैं। प्लीज आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा, अभी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। रागिनी ने सुहागरात की पीड़ा से लेकर एक एक बात पूनम को बताई और उषा और विष्णु के अफेयर के बारे में भी सब कुछ बता दिया। डिटेक्टिव के द्वारा दी गई सीडी भी पूनम को दिखाई और रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। पूनम का दिमाग खराब हो गया और बोली, तुम अब तक ये सब सहती रही, तुम्हें ये सब हमको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं विष्णु से जल्दी ही बात करती हूँ, तुम चुप हो जाओ। बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे साथ हैं। विष्णु के कदम बहक गए हैं तो हम सबको मिलकर उसे सही रास्ते पर लाना होगा और तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा रागिनी। मेरा यकीन है कि विष्णु बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। पूनम ने रागिनी को इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन करवा दी थी। रागिनी सुंदर तो थी ही, अब उसकी पर्सनालिटी और भी निखर उठी क्योंकि रागिनी का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। पूनम रागिनी के बदलते हुए व्यक्तित्व से बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद पूनम विष्णु के पास दिल्ली अकेले पहुंच गई। घर पर उषा का सामान देखकर विष्णु से पूछा, बेटा ये तुम्हारे साथ कौन रहता है? सकपकाया हुआ विष्णु बोला, कोई नहीं माँ, मेरी एक दोस्त किसी काम से यहाँ पर आई थी, उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है।
आज जाने वाली है। पूनम ने कहा, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रह रही है। वैसे विष्णु, तुमने ये अच्छा ही किया, अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी मेरा इतना मॉडर्न बेटा कैसे उस देहाती बीवी के साथ रह रहा होगा। ये सुन विष्णु ने कहा, माँ सच में रागिनी के साथ रहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहाती लड़की है, मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। वह तो पापा के कारण 2 सालों से उसे झेल रहा हूँ। बस पूनम ने कहा, तो ठीक है, तुम उससे तलाक ले लो। विष्णु ने कहा, हाँ मैं मन ही मन ये सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब आप मेरे फेवर में हैं तो मैं कल ही वकील से मिलकर बात करूंगा, पर माँ पापा से आप बात करना, और आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं करोगी ना? मुझे पापा से बहुत डर लगता है। पूनम ने कहा, विष्णु तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रागिनी ने उन पर न जाने कौन सा जादू टोना करवा रखा है। वह रात दिन रागिनी की तारीफें करते रहते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवाओगे? विष्णु ने कहा, शुभ काम में देरी कैसी, माँ मैं अभी उसे फोन कर देता हूँ। विष्णु ने उषा से बात की, फिर फोन रख दिया, और आज उषा बिजी है इसलिए वह नहीं आएगी। पूनम ने पूछा, रात में 1 बजे वह कहाँ बिजी है? विष्णु ने कहा, मुझे क्या पता, किसी क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होगी। माँ क्या तुम अपनी पर्सनल बातें आपस में डिस्कस नहीं करते? पूनम ने कहा, फिर तो वह अमीर लड़की होगी ना? विष्णु ने कहा, नहीं अमीर तो नहीं है, पर उसने वही सब बातें हैं जो मुझे चाहिए। उसमें अमीरों वाले तौर तरीके, पहनने का ढंग सब है। देखो ये ब्रेसलेट भी उसी ने दिया है, सोने का है। माँ पूनम ने कहा, वाह बहुत सुंदर है। पर पूनम ने ब्रेसलेट को उलट पुलट कर देखा और यहाँ वहाँ जरा सा घिस कर देखा, फिर बोली, इस ब्रेसलेट पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है, इसकी कीमत तो 2-2.5 हजार की होगी। चाहो तो इसको ज्वेलर के यहाँ दिखवा लो। ये सुन विष्णु ने कहा, रहने दो माँ, उषा ने शायद मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए ये नकली ब्रेसलेट दिया होगा। पूनम ने कहा, असली नकली को पहचानना सीखो विष्णु, कब तक यूं तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे? विष्णु ने कहा, उषा बहुत अच्छी लड़की है, अब तक उसने शादी भी नहीं की, आप तो इतनी सी बात को लेकर बैठ गई हैं। पूनम ने कहा, अच्छा ये लो सीडी, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, पहले देख लो। विष्णु ने सीडी लगाई। सबसे पहले उषा का फोटो उसके पहले पति के साथ, जिसमें वह साधारण सी साड़ी में थी। उसका पति एक सप्लायर था, उसे छोड़कर उषा ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। उसमें उसका भी फोटो था। वह किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी थी। वह उसके पैसों पर ऐश करती फिरती थी। फिर जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसको पैरालाइज हो गया तो उसको छोड़कर अब इधर उधर रईस स्मार्ट लड़कों के साथ रोमांस का नाटक करके उन्हें लूट रही है। नाइट क्लब के भी कई वीडियो थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ असली डांस कर रही थी। विष्णु ने पूनम के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दी। फिर पूनम ने कहा, रागिनी तुमसे तलाक चाहती है, ये बात उसने मेरे पूछने पर मुझे बताई है, और उसने उषा के बारे में भी बताया। तब मैंने डिटेक्टिव से उषा के बारे में सब पता करवाया। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा, रागिनी देहाती जरूर है पर चरित्रहीन नहीं। बेचारी तुम्हारे अत्याचार सहती रही, कभी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि वह इस तरह पहनना ओढ़ना नहीं जानती। उसकी पर्सनैलिटी को निखारने के बजाय तुमने उसे देहाती समझकर उस पर जुल्म किया, उसे प्यार तक नहीं दिया। क्या रागिनी के हाथ में शराब का गिलास और उससे पराये मर्दों के बाहों में बाहें डालकर डांस करती, क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? अब भी देर नहीं हुई, सुधर जाओ। बस यही समझाने में यहाँ आई थी। अगले दिन पूनम वापस विदेश चली गई। अगले दिन दोपहर को उषा विष्णु से मिलने आई। विष्णु ने उषा से कहा, माँ हमारी शादी के लिए मान गई, जल्दी ही रागिनी से तलाक ले लूंगा। ये सुन उषा ने कहा, हाँ अब मुझे भी तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। फिर विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विष्णु ने सीडी उषा को दिखाई तो उसके होश उड़ गए। फिर विष्णु ने उषा से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? उषा ने कहा, मेरी शादी एक गरीब आदमी से हुई, मैं घुट घुट कर मर रही थी, फिर मैंने एक अमीर को फंसाया। तुम जैसे अमीर आदमी अपनी मिडिल क्लास पत्नी, जिसे अच्छे परिवार और संस्कार होते हैं, उन्हें देहाती समझकर बाहर मुंह मारते फिरते हो, तो मैंने अपने उसको उस तौर तरीके में ढाल लिया और अमीर लड़कों के साथ एंजॉय करना यही मेरा काम है। शादी तो मैं तुमसे भी नहीं करती मिस्टर, चलती हूँ। ये कहकर उषा चली गई। ये सुन विष्णु का मुंह जरा सा हो गया और उसने पूनम को फोन करके कहा, माँ मैं गलत था, मुझे अच्छे बुरे इंसान को पहचानने की हुनर नहीं। असली हीरे को छोड़कर मैं नकली चमक धमक में भटक गया था। मैं रागिनी का गुनहगार हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी है, कहीं देर ना हो जाए। अगले ही दिन विष्णु रागिनी के पास पहुंच गया और उससे माफी मांगने लगा। विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हें मम्मी जी और पापा जी के कारण माफ कर दिया और एक आखिरी मौका दे रही हूँ, पर एक शर्त भी रखी।
आज के बाद तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे, पार्टी में कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। विष्णु ने रागिनी की सभी बातें मान ली। रागिनी वापस विष्णु के साथ दिल्ली आ गई। उसकी सास ने उसका घर टूटने से बचा लिया। विष्णु अब विष्णु नहीं रहा जो पहले वह रागिनी को प्यार देता, ड्रिंक नहीं करता, समय से घर आता। कुछ समय बाद विष्णु की शादी की सालगिरह आई। तब विष्णु ने सबसे पहले रागिनी को विश किया, उसे बहुत महंगा गिफ्ट दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।